दोस्तों हमारे एक दर्शक है वो लगातार मुझे हर वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि भाई तुम दुनियादारी की बातें करते हो अपनी वीडियो में, कभी मस्क की, कभी ट्रम्प की, कभी पुतिन की, कभी नेतन्याहू की, कभी मिडिल ईस्ट की, लेकिन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर बात क्यों नहीं करते हो। अरे देखो, हमारे देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुकी है, इस पर बोलो ना। तो देखो भाई साहब, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि यकीनन हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो सबसे ऊपर है वो अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद हमारे देश की इकोनॉमी आप मान के चलिए है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जापान और हिंदुस्तान को मिलाकर तो देखिए, कंपेयर तो करके देखिए। वहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए और हमारे देश की पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए। वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लीजिए, हमारे देश के बारे में बात कर लीजिए। आप दरअसल जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में तो चौथे नंबर की बन गए हो, बेशक अच्छी बात है। और आप कहते हो हर वीडियो में बहुत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारे देश की, वो आप खुद गूगल कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भाई हमारी इतनी पर कैपिटा इनकम है, पर कहीं ना कहीं जो प्रति व्यक्ति आई है वो इतनी है, सालाना एक व्यक्ति इतना ही कमाता है। और कितने सारे देशों से हम अभी पीछे पर कैपिटा इनकम में, ये भी ख्याल रखकर आप गूगल सर्च कीजिएगा। उसके बाद हम अगला वीडियो, अगर आपने सही बताया तो हम इसी पर बनाएंगे। और दूसरी बात, हम देश की जो स्थितियां हैं उस पर कितनी बात करें, कर चुके हैं। और जब समय लगता है, जब पता चलता है कि ऐसी बड़ी घटना कोई है, बात करते हैं बेशक, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ दुनिया से सीखने की जरूरत है कि कौन देश कहाँ जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। खैर, आपका जवाब मिल गया होगा और आज कमेंट करके पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कीजिएगा और हंगर इंडेक्स में हमारे देश का क्या नंबर है ये भी बताइएगा। और जो कहीं ना कहीं गरीबी का लेवल, बेरोजगारी का लेवल कहाँ है ये भी पता कीजिएगा। चलो खैर, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो, लेकिन हाँ, जापान हमसे पीछे रह गया है इसके मामले में, इकोनॉमी के मामले में। चलो अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर। तो एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने वाली है। और दरअसल बहुत तगड़ा प्लान लेकर आ रहे हैं ये, वो भी सिर्फ 840 रुपए प्रति माह में अनलिमिटेड डेटा के साथ। अगर ये प्लान वाकई में धरातल पर उतर गया और ये 840 रुपए प्रति माह का अनलिमिटेड डाटा मिलने लगा तो जियो एयरटेल का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों को टक्कर मिलने वाली है? और क्या है स्टारलिंक के सामने चुनौतियां? आइए इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते कि स्टारलिंक है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कोई नेटवर्क वगैरह नॉर्मल चीज़ होगी, या और मतलब डिटेल में नहीं पता होगा। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। तो जो स्टारलिंक है ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट मान के चलिए आप, जो लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। यह सैटेलाइट धरती के करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहीं ना कहीं चक्कर लगाते हैं और लेजर लिंक के जरिए डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां जियो, एयरटेल या दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंचता है। वर्तमान में स्टारलिंक 105 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसके तकरीबन 7,000 सैटेलाइट्स 40 लाख ग्लोबल यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। भारत में भी ये सेवा जल्द शुरू होने वाली है और खबरों के मुताबिक, जिस तरह की खबरें छप रही है उसके अनुसार, तो शुरुआती प्रोमोशनल ऑफर रहेगा वो अनलिमिटेड डेटा प्लान सिर्फ $10 यानी कि लगभग 840 प्रति माह मिल सकता है। ये 840 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन
स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अभी कुछ औपचारिकताएं भी पूरी करनी है। हाल ही में स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार विभाग डीओटी से लेकर लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि एलओएल मिल चुका है, जो एक तरह की प्रारंभिक मंजूरी है। लेकिन अब कंपनी को इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, जिस पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। ट्राई ने सुझाव दिया है कि सैटेलाइट कंपनियों को अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसको एजीआर कहा जाता है, का 4% सरकार को देना होगा। साथ ही प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के जरिए 3500 का कहीं ना कहीं रुपए का सालाना शुल्क और 8% लाइसेंस फीस भी देनी होगी। शहरी क्षेत्रों में प्रति यूजर 500 रुपये का अतिरिक्त मासिक शुल्क जो है वो प्रस्तावित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लिया जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि ये नियम अभी प्रस्तावित है और सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि स्टारलिंक जैसी मजबूत फंडिंग वाली कंपनी के लिए यह महंगा स्पेक्ट्रम कोई बड़ी समस्या नहीं होगा। तो अब देखना है कि सरकार क्या क्या जो है एलोन मस्क के सामने अपनी शर्तें रखती है। अब बात यह करते हैं कि स्टारलिंक के प्लान और कीमत की। तो द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक भारत में शुरुआती प्रमोशनल ऑफर के तहत अनलिमिटेड डेटा प्लान को 840 रुपये प्रति माह से भी कम में पेश कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। यह कीमत ग्लोबल स्तर पर सबसे सस्ते सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान में से एक होगी। लेकिन एक पकड़ है, स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको एक हार्डवेयर किट खरीदनी होगी, जिसमें सैटेलाइट डिश और वाईफाई राउटर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस किट की कीमत 21,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये के बीच है, जो भारत में आम ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में काफ़ी महंगी है। भारत में ज़्यादातर ब्रॉडबैंड कंपनियां फ्री इंस्टॉलेशन और सस्ते राउटर देती है। ऐसे में स्टारलिंक की हार्डवेयर लागत आम यूजर्स के लिए चुनौती हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेट की जो मामला है वो कुछ थोड़ा सा स्पीड का फर्क पड़ेगा। साथ ही स्टारलिंक की स्पीड 50 से 200 Mbps तक हो सकती है, जिसमें 20 से 30 मिलीसेकंड की लेटेंसी होगी। स्पेस एक्स का दावा है कि भविष्य में स्पीड को 300 Mbps से 1 Gbps तक बढ़ाया जा सकता है। जी, अब सवाल यह है कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल का क्या होगा। तो दिलचस्प बात यह है कि स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाओं के लिए जियो और एयरटेल दोनों के साथ साझेदारी की है। एयरटेल अपने रिटेल स्टोर के जरिए स्टारलिंक के डिवाइस बेचेगी, जबकि जियो इसे अपने जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर इकोसिस्टम में शामिल करने की योजना बना रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जियो और एयरटेल को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। स्टारलिंक की सस्ती कीमत और हाई स्पीड इंटरनेट खासकर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में इन कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। और हालांकि जियो और एयरटेल भारत के टेलीकॉम मार्केट में 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और उनकी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर 8 लाख ज़्यादा मोबाइल टावर है, स्टारलिंक के 700 से 800 सैटेलाइट की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है। विश्लेषकों का कहना है कि स्टारलिंक की सीमित सैटेलाइट क्षमता 2030 तक भारत में सिर्फ 15 लाख यूजर्स को सेवा दे पाएगी और महंगे हार्डवेयर की वजह से शहरी बाजारों में इसे जियो और एयरटेल से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक सामान्य समस्या है, स्टारलिंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इसका हार्डवेयर इतना महंगा मिलेगा, इसकी किट इतनी महंगी मिलेगी, राउटर इतना महंगा मिलेगा, तो शायद शहरों में बड़े बड़े लोग ही इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि 21,000 से लेकर 32,000 के बीच में है, तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब देखना ये होता क्या है। लेकिन स्टारलिंक के सामने और भी कुछ चुनौतियां हैं। पहली, इसकी सैटेलाइट क्षमता सीमित है। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण एक समय में केवल
700 से 800 सैटेलाइट ही देश को कवर कर पाएंगे, जो मौजूदा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में बहुत कम है। दूसरी, हार्डवेयर की ऊंची लागत और रेगुलेटरी मंजूरी में देरी। पहले भी स्टारलिंक को बिना लाइसेंस प्री बुकिंग शुरू करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर स्टारलिंक इन चुनौतियों से पार पा लेता है तो यह भारत के डिजिटल भविष्य को बदल सकता है। शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका बड़ा योगदान हो सकता है। स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी, जो स्मार्टफोन के बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के सैटेलाइट से जोड़ सकती है, भविष्य में और भी क्रांतिकारी हो सकती है। तो स्टारलिंक भारत में इंटरनेट की दुनिया को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों के साथ उसकी साझेदारी और प्रतिस्पर्धा इसे और भी रोमांचक बनाएगी। वो चल पाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।